नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी, मिराकल्स कॉलेज, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने रिमोट सेंसिंग के स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के विभिन्न एलिमेंट्स की चर्चा की थी। आज हम इससे आगे की चर्चा शुरू करेंगे। आज का विषय है इंटरेक्शन विद द एटमॉस्फेयर। बिफोर रेडिएशन यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग रीचेज द अर्थ सरफेस, इट हैज़ टू ट्रेवल थ्रू सम डिस्टेंस। रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने से पहले जो भी रेडिएशन होते हैं वे अर्थ सरफेस पे आपतित होने से पूर्व कुछ दूरी जो होती है वह पृथ्वी के वातावरण में तय करते हैं। पार्टिकल एंड गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कैन अफेक्ट द इनकमिंग लाइट एंड रेडिएशन। जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल और गैसेज होती है वे जो आपतित लाइट प्रकाश और जो विकिरण हैं उसकी इंटेंसिटी को भी प्रभावित कर सकती हैं। दिस इफेक्ट कैन कॉज बाय द मैकेनिज्म ऑफ स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। ये प्रभाव जो होते हैं वे प्रकीर्णन तथा अवशोषण की क्रियाविधि के द्वारा प्रभावित के द्वारा कार्य करते हैं। इस प्रकार जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, लाइट सोर्स से जैसे ही किरणें आएगी वे सी पर टकराएगी, कुछ भाग ट्रांसमिट हो जाएगा, वापस स्कैटर्ड होता है डी पर इनका संसूचन किया जाता है, जिसकी प्रोसेसिंग फिर पृथ्वी पर उपस्थित जो भी सेंटर होते हैं उनके द्वारा की जाती है और फिर उनकी फाइनल जो भी उसका आउटपुट परिणाम हमें प्राप्त होता है। स्कैटरिंग occurs when particles or large gas molecule present in the atmosphere interact। स्कैटरिंग तब होती है यानी प्रकीर्णन तब होता है जब पार्टिकल्स अथवा गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वे वातावरण में उपस्थित हों तथा प्रकाश के साथ वे अंतरक्रिया करें एंड कॉज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू बी रीडायरेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसके ओरिजिनल उसको उसके जो मूल पथ है उससे पुनर्निर्देशित कर देते हैं दूसरी दिशा में। हाउ मच स्कैटरिंग टेक्स प्लेस डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। कितना प्रकीर्णन होगा यह इस बात पर डिपेंड करता, कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसके अंतर्गत जो विकिरण है उसकी तरंगदैर्ध्य, कणों तथा गैसेस की बहुतायत तथा वातावरण में जो विकिरण है वह कितनी दूरी तक यात्रा करता है, गति करता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द स्कैटरिंग विच टेक्स प्लेस। 3 प्रकार का प्रकीर्णन होता है जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले है रैले स्कैटरिंग। ये तब होती है जब पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। जब पार्टिकल्स जो होते हैं वे जो अपने रेडिएशन होता है उसकी तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं। इस बार ये सूर्य दे रखा है, सूर्य से जैसे ही किरणें आएगी ये तभी हो सकता है जब रेडिएशन की वेवलेंथ जो होती है वह पार्टिकल से बहुत छोटी होती है। दीज कुड बी पार्टिकल्स सच एज स्मॉल स्पैक्स ऑफ द डस्ट। ये कण जो होते हैं वे अपने ये जो धूल के कण होते हैं उनके समान हो सकते हैं, उन जितने छोटे, अथवा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बराबर हो सकते हैं।
Rayleigh scattering is the dominant scattering mechanism in the upper atmosphere. ऊपरी वातावरण के अंदर क्या होता है कि रेले स्कैटरिंग बहुत ही प्रभावी होती है. द फैक्ट दैट द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन. इसी अवधारणा के कारण, रेले स्कैटरिंग के कारण ही हमें दिन के समय आकाश जो होता है वह नीला दिखाई देता है. एज सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जैसे ही सनलाइट, सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश एटमॉस्फेयर में से गुजरता है, द शॉर्टर वेवलेंथ जो कि ब्लू होती है ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, दृश्य प्रकाश की जो छोटी तरंगदैर्ध्य होती है ब्लू, वह अधिक स्कैटर्ड होगी लॉन्ग वेवलेंथ की तुलना में. ठीक है. एट सनराइज एंड सनसेट द लाइट हैज़ टू ट्रेवल फर्दर थ्रू द एटमॉस्फेयर देन एट मिड डे. सनराइज तथा सनसेट के समय जो प्रकाश होता है उसको मिड डे की तुलना में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है. एंड द स्कैटरिंग ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ इज मोर कंप्लीट. इस कारण जो शॉर्टर वेवलेंथ की स्कैटरिंग होती है ज़्यादा पूर्ण होती है. दिस लीव्स अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ टू पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर. इस कारण जो अधिक लंबी तरंगदैर्ध्य होती है वे एटमॉस्फेयर को भेद देती हैं. मी स्कैटरिंग अकर्स व्हेन दी पार्टिकल्स आर जस्ट अबव द सेम साइज एज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन. जब पार्टिकल की साइज जो होती है वे जो विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य है वह उसके बराबर ही हो, जस्ट बराबर हो. 10 पॉलन डस्ट होता है, धूल के कण होते हैं, परागकण होते हैं, धूम्र होता है तथा जलवाष्प होती है. ये सभी कॉमन कारण हैं मी स्कैटरिंग के. विच टेंड टू अफेक्ट लॉन्गर वेवलेंथ देन दोज अफेक्टेड बाय रेले स्कैटरिंग, जो कि लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है उसको अफेक्ट करती है शॉर्टर वेवलेंथ की तुलना में, जहाँ कि शॉर्टर वेवलेंथ जो कि रेले स्कैटरिंग में अधिक प्रभावी होती है, अधिक स्कैटर्ड होती है. मी स्कैटरिंग अकर्स मोस्टली इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर. मी स्कैटरिंग हमेशा क्या कि लोअर पोर्शन के अंदर होती है, वेयर लार्जर पार्टिकल्स आर मोर अबंडेंट, जहाँ लार्जर पार्टिकल्स होते हैं. एंड डोमिनेट्स व्हेन क्लाउड कंडीशन आर ओवरकास्ट, और वे अधिक डोमिनेंट होते हैं जबकि जो बादलों की जो परिस्थितियाँ होती हैं वे अधिक हों. द फाइनल स्कैटरिंग mechanism of importance is called non-selective scattering. This occurs when the particles are much larger than the wavelength of the radiation. यह स्कैटरिंग तब होती है जब पार्टिकल की साइज विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य है उससे कहीं अधिक होती है. वाटर ड्रॉपलेट्स एंड लार्ज डस्ट पार्टिकल्स कैन कॉज दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग. ये जो जल की बूंदें होती हैं या फिर बड़े धूल कण होते हैं, इस प्रकार की स्कैटरिंग करते हैं. नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल वेवलेंथ आर स्कैटर्ड. नॉन सेलेक्टिव में इसका नाम इस कारण देगा किसी विशेष तरंगदैर्ध्य को सिलेक्ट नहीं करती, जबकि हमने देखा था कि रेले के अंदर शॉर्टर वेवलेंथ अफेक्ट होती है और मी के अंदर लॉन्गर वेवलेंथ अफेक्ट होती हैं. इसमें कोई सही प्रकार की वेवलेंथ इसमें अफेक्ट हो सकती है, इसलिए इसका नामकरण जो होता है वह नॉन सेलेक्टिव दिया गया है. दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग कॉजेज फॉग एंड क्लाउड्स. इस प्रकार की स्कैटरिंग के कारण फॉग होती है एंड क्लाउड्स टू अपीयर वाइट टू आवर आइज. इस कारण जो बादल होते हैं हमारी आँखों को सफ़ेद दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन एंड रेड लाइट आर ऑल स्कैटर्ड. क्योंकि ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट और रेड लाइट तीनों ही अफेक्ट होती है, सभी स्कैटर्ड होती है इक्वल अमाउंट के अंदर, और इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो उसका जो परिणाम ही होता है वह वाइट निकलता है. ब्लू कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर को आप मिलाइए तो वाइट कलर बनेगा.
इस कारण हमें जो बादल होते हैं वे सफ़ेद दिखाई देते हैं। एब्जॉर्प्शन इज़ द अदर मेन मैकेनिज़्म एट वर्क। अवशोषण जो होती है दूसरी मैकेनिज़्म होती है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद द एटमॉस्फेयर, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू स्कैटरिंग, दिस फिनोमिनन कॉजेज मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर टू एब्जॉर्ब एनर्जी एट वेरियस वेवलेंथ। इस फिनोमिनन के कारण मॉलिक्यूल जो होते हैं एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित मॉलिक्यूल होते हैं वे विभिन्न तरंग दैर्ध्यों पर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर द थ्री मेन एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट विच एब्जॉर्ब रेडिएशन। ओजोन गैस O3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा वाटर वेपर H2O, ये तीन प्रमुख वातावरणीय कारक हैं जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। आज इतना ही विद्यार्थियों। कल के लेक्चर में हम ओजोन से चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।